कुंडली बनी जिसमें 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। सारा ज्योतिष जो है वो इसी में है। अगर मंगल तेज नहीं है जी तो सर्जन नहीं बन सकते, आर्मी चीफ नहीं बन सकते। ऐसा माना जाता है कि कालसर्प दोष जिसको लगता है उसे सर्पों का दोष हो जाता है, सर्पों से भय हो जाता है। सचिन तेंदुलकर कालसर्प दोष है। अच्छा, धीरूभाई अंबानी कालसर्प दोष है। शनि को भान हो गया, ये तो प्रभु राम के भगत, सबसे बड़े भगत श्री हनुमान है, वह सब ध्यान आ गया। लेकिन तब तक हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में जकड़ा और पहाड़ों पे पटका, जमीन पे पटका और खूब पटका। अब शनि महाराज ने उनको चीखा कि महाराज माफ़ कर दो। भाई तू माफ़ी योग्य तो है ही नहीं, तेरा अहंकार इतना ज़्यादा हो गया। उसने कहा नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा भी शर्त है मेरी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं क्या बताऊं। अभी बहुत जल्द मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करे हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स भी कह सकते हैं, बट उनका प्रभाव इतना ज़्यादा आज की जनरेशन पे है कि वो सोचते ही नहीं है, बस उसके नाम से डर जाते हैं। तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर आशीष जैन का, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। सो वेलकम सर। सो आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या है क्या? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें एक बार प्लीज़। धन्यवाद अनमोल जी, आज आपने अपने इस खास शो में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपका पहला सवाल कि भाई ज्योतिष है क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें हम ये कहेंगे कि ज्योतिष जो है इसका मतलब क्या है। ज्योति जमा ईश्वर की ज्योति, यानी वो ज्योति जो ईश्वर ने सीधा मनुष्य को दी है। ओके। अब ये किस रूप में दी? उन्होंने हमें ये इस रूप में दी कि एक कुंडली बनी जिसमें 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र। ओके। सारा ज्योतिष जो है वो इसी में है। अच्छा। और ये इसलिए हमारे को जरूरी है ज्योतिष कि भाई हम जानना चाहते हैं कि हमारे बारे में पता लगे कि हमारा जीवन कैसे बीतेगा, हमारे संगी साथी कैसे होंगे, या हमारे संतान कैसे होंगी, सेहत कैसी रहेगी। ये सब चीज़ें ज्योतिष से हम पता कर सकते हैं। और ये इतनी पुरानी विधा है, आप समझे कि ये 2500-3000 साल पुरानी विधा है। और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ इसका जो है व्रत पराशर होरा शास्त्र है। ओके। जिसमें ऋषि पराशर ने इसको डिस्क्राइब करा है। जी। तो ज्योतिष बेसिकली जीवन जीने की एक कला है, ना कि जीवन इसके थ्रू जिया जाए। एक बार बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। ज्योतिष जो है जीवन जीने की एक कला है, नहीं ये इसके थ्रू जिया जाए ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं जी, लेकिन इसके द्वारा ही जिया जाएगा ये सही नहीं, इस पे निर्भर ना रहे। तो ज्योतिष जो है मोटे तौर पर आपके जीवन को जीने की कला के रूप में दर्शाती है। जी। और आप इससे ये जान सकते हैं कि भाई हम ये जाने कि 3 महीने बाद क्या होगा या 3 महीने में क्या होगा, कि मेरा समय मध्यम है तो ठीक है मैं अपनी उतनी मेहनत करता रहूं। अगर मेरा समय बहुत अच्छा है, ज्योतिषी ने बताया कि अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं जी, तो आप इसको दुगनी मेहनत करके इसका फल प्राप्त करें। तो आपको मतलब एक तरीके से ये पता लगे कि मेरा गोल्डन टाइम है, तो इसको मैं जितना यूटिलाइज करूंगा उतना आगे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या होता है कि समय के अनुसार लोगों ने पूरा इसी पे डिपेंड हो गए कि चलो ज्योतिषी के पास जाएंगे जी और हमारी समस्याओं का अंत हो गया। अच्छा। ऐसा नहीं है। ज्योतिषी भी वो 2+2=4 जो कर रहा है वो आपके ग्रहों को, नक्षत्रों को देखते हुए ही उसको बता रहा है आपको। ओके। अगर जादू होता तो शायद सारे ज्योतिषी जादू कर लेते। जादू मतलब कि आज आप आए, आपने 2 नग पहने जी और आपका काम हो गया। अच्छा। आपको एक उपाय बताया और आपका काम हो गया। बिल्कुल। तो वो चीज इससे जुड़ी भी नहीं है। ये एक साइंस है, विज्ञान है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कुछ ग्रह का किस ग्रह से क्या संबंध बना, क्या वो कर सकता है। अब कोई व्यक्ति ये कहने लगे जी मेरे को तो आप प्रधानमंत्री बना दो, अब उसके भाग्य में ही नहीं है। बिल्कुल।
उसकी उसकी कुंडली में ग्रह दोष, ग्रह दशा ही नहीं है, तो आप कैसे प्रधानमंत्री बना दोगे? अगर होता तो वो ज्योतिष खुद प्रधानमंत्री बनता। करेक्ट। तो सबसे जरूरी चीज है ज्योतिष में कि आप सिर्फ अपने आने वाले नजदीकी भविष्य को जाने कि भाई 6 महीने में मैं कितनी मेहनत करूं, मेरा समय खराब है तो भाई जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूं, रिस्क ना लूं। मतलब लॉन्ग टर्म ना जाए, शॉर्ट टर्म में अगर इसको यूज करोगे तो हमेशा फायदा रहेगा। लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रेडिक्शन 20 साल बाद की भी दे देंगे। करेक्ट। लेकिन 20 साल तक पहुंचने के लिए तो 20 साल का रास्ता पार करना। उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि अगर आपको कुछ बताया भी गया जो कि आपको इस मंत्र का जाप भी करना है तो आप 20 साल तक तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 महीने या 6 महीने आप इजिली कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। यूजर्स हमारे देख रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत से लोगों के बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। मांगलिक दोष, मांगलिक दोष से नाम से मतलब लोग डर जाते हैं, मतलब क्या है, मतलब ये तो मांगलिक दोष है, इसमें आप देख मतलब इससे डरना चाहिए या ये नॉर्मल है, या इसके क्या क्या अगर किसी को है तो उसके क्या उपाय से ये हटाया जा सकता है, अगर ये डेंजरस भी है तो, अगर नहीं है तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। आपने ये जो सवाल करा है ये आज के समय का सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है, लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये मांगलिक हो गया, लड़का मांगलिक, लड़की मांगलिक, और जहां घर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि बच्चा मंगली हो गया, अब वहां पर तो घर में वो माएँ जो हैं वो परेशान कि भाई इसकी शादी कैसे हो। तो सबसे पहले मांगलिक दोष है क्या? हाँ, कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो लगन भाव जो पहला घर होता है वहां पर मंगल हो तो मंगल दोष, चौथे भाव में मंगल हो तो मंगल दोष, सप्तम भाव में मंगल हो तो मंगल दोष, अष्टम भाव में मंगल हो तो मंगल दोष, और 12वें भाव में मंगल हो तो मंगल दोष माना जाता है। अब ये सारे भाव में मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन पर असर आता है, ऐसा कहा गया है। किस टाइप का असर? कि आपस में विवाद होना, मियाँ बीवी का अच्छा, ना बनना, मतलब उनकी आपस में बनने का ये है कि आपस में बनेगी नहीं, या आपस में ये इनकी एक जैसी तालमेल नहीं होगा, एक गुस्सैल हो जाएगा, इस तरीके से इसमें कुछ आ जाते, एक बीमार रहता है ज्यादा, एक सही रहता है। ये एक मिथ है। अच्छा, क्योंकि ऐसा बहुत, अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दिन के 24 घंटे में 12 कुंडलियां बनती हैं। दिन के 24 घंटे 12 कुंडली, एक कुंडली बनी तो उसमें जो लगन आया वो 2 घंटे का होता है, तो हमारे पास 12 राशियां हुई। करेक्ट। तो 12 दूनी 24, यानी 24 घंटे के अंदर 12 कुंडलियां बनी। 12 कुंडलियों में 5 कुंडलियां मंगली बनेंगी, यानी रोज पैदा हो रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया? सही बात नहीं, अब तो वही आधी दुनिया तो मंगली हो गई, तो हम मंगली से डरना शुरू कर दें। सबसे जरूरी जो चीज इसमें कही गई कि 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 1st हाउस जहां पर मंगल दोष का आया, वो वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ओके। मेरा पर्सनल व्यू ये है, जो मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी उसमें ये है कि मंगल दोष का रोल मेरे को बहुत कम दिखता है। अच्छा, वो वैवाहिक जीवन खराब कर रहा है। मांगलिक दोष का सीधा मतलब सिर्फ वैवाहिक जीवन से है और पूरी आपकी लाइफ पे कुछ वो नहीं है। मंगल का तेज होना, अगर मंगल तेज नहीं है जी तो सर्जन नहीं बन सकते, आर्मी चीफ नहीं बन सकते। अच्छा, ये मंगल की ताकत के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, मंगल का ताकत मतलब पावरफुल है क्या? लेकिन इन हाउसेज में आने से वो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, ये माना जाता है। अच्छा, और मैंने खुद से इस चीज को बहुत कुंडलियों में देखा, और वहां जब देखने के बाद हमने बात करी, भाई आप दोनों मंगली हो, कुंडली मिला के शादी हुई, करेक्ट, तो अब क्या सीन है? ये हमारी लड़ाई होती है। मतलब कुंडली वगैरह सब में दोनों मंगली है, दोनों मंगली अब नहीं, अब दोनों मंगली हो गए ना, मंगली की शादी करा दी तो आपके झगड़े हो गए, होना नहीं चाहिए ना। भी मंगली, ये भी मंगली, भाई लड़ाई नहीं होनी। हाँ। अब हमने पूछा एक से, भाई आप तो मंगली और आपकी बीवी नॉन मंगली है, या बीवी मंगली और आप नॉन मंगली हो, अब क्या हुआ? कहीं हमारे जीवन बढ़िया चल रहा है। तो मंगल का वैवाहिक जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ना सिर्फ मंगल का दोष होगा ऐसा नहीं होता। हाउस का भी कुछ, सप्तम भाव जो हाउस है, जो शादी का घर है, उसका मालिक क्या कर रहा है? ओके। अगर उसका मालिक क्रूर ग्रहों से मिल गया, 6, 8, 12 में चला गया, अच्छा, तो वो जाके आपका वैवाहिक जीवन दूषित करेगा। ओके। सिर्फ मंगल को ही दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर भी हम कहते हैं ठीक है मंगल दोष है, तो इसके निवारण क्या है? अगर मंगल अस्त है,
नीच का है, तो इसके दोष को कमी माना जाता है। नीच का मतलब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जहां पर ग्रह आके नीच के माने जाते हैं, यानी कम असर देने वाले। ओके, उनको नीच हो गए, और जिसमें वो उच्च के चले गए जी, तो वो ताकत ज्यादा देंगे। ओके, इस तरीके से ये जो मंगल है वो हो, या किसी भी पार्टनर की कुंडली में शनि का प्रभाव आ रहा हो, उसी घर में जिस घर में मंगल बैठा है, तो हम उसको निवारण मान लेते हैं। ओके, और भी बहुत सारी हैं इसमें जो आपको मंगल का निवारण माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी हमारे समाज में, हमारे पंडितों में, ब्राह्मणों में या रीति रिवाजों में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कि वो शादी से पहले भाई मंगल दोष के लिए आप उपाय करा लें तो वो माना जाता है कि खत्म हो गया। किस टाइप के उपाय? इसमें वो कुछ है, घट विवाह कराते हैं, तुलसी विवाह कराते हैं। अच्छा, वो ये माना जाता है कि लड़की को वैधव्य हो जाएगा तो शादी से पहले उसकी शादी करा दी जाती मटके से, अच्छा, तुलसी से, और फिर वो उसी दिन उसकी शादी तुड़वा देते हैं तो कि जी टूट गई शादी, तो मतलब वो वहाँ पे शांत हो गया। इसके अलावा मंगल का कहा जाता है 27-28 वर्ष में आयु में आके मंगल शांत हो जाता है, 27-28 के वर्ष के आयु में। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि मंगल जो है वो डरने वाली चीज नहीं है। अगर मंगल आपके इन हाउसेज में आ गया और पंडित जी ने कह दिया कि आप मंगली हो जी, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीज है आज इस जमाने में लड़के लड़कियां ऑलरेडी 27, 28, 30 में शादियां कर आज रही के हैं। टाइम में तो नहीं, ऐसे कुंडली को तो इतना महत्व भी नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा है। हाँ, हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत मतलब हाई फाई लोग आते हैं जो कुंडली के जो बिना वजह चलते नहीं है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में नौकरियां कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो मेरे पास आते हैं। और कुंडली एक कदम आगे नहीं बढ़ते, एक कदम आगे नहीं, मतलब सलाह लेते हैं। सलाह लेना जरूर, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी को पकड़कर चलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं 3 महीने से आगे बढ़ता ही नहीं। जो आपने बताया शॉर्ट टर्म कोर्स, कि 3 महीने का जानो, आगे बढ़ो, मैक्सिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल, इससे ज्यादा मैं नहीं बताता। क्योंकि आपको अभी 1 साल तो पहले सर्वाइव आप आगे बढ़ो, क्योंकि मैं कहूंगा 5 साल बाद आपका पैर में फ्रैक्चर आ जाएगा। अब आप आज से टेंशन लेना शुरू करें कि 5 साल से चलाएगा। अब मैं 15 साल के बच्चे की कुंडली देखूं कि जी 30 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में शादी होगी, जी, अब माँ बाप में क्या हो गया, अभी 32 में तो हम बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे। ऐसी प्रेडिक्शन का कोई लाभ नहीं है। आपको जीवन चलाना है। करेक्ट। हमें दिख रहा है कि कुंडली में समस्या है, कब है भैया? 10 साल बाद है, तो अभी तो 10 साल तक तो चलाओ ना पहले। सही बात। हो सकता है कि, और सबसे बड़ी बात जो जिन गुरुजी से हमने सीखा, उन्होंने हमेशा यही बात कही कि हम ऊपर वाले नहीं है। करेक्ट। हमसे बता सकते, हम बता सकते हैं, हम भगवान के कोड को डिकोड कर रहे हैं। तो उस कोड को डिकोड करते वक्त हो सकता है मानवीय भूल हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए छोटी छोटी प्रेडिक्शंस पे आगे बढ़ना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। मंगल को लेकर ही बढ़े जाएं और मंगल से जीवन बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं है। सो अगला, जैसे आपने मंगल दोष के बारे में बताया, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे मे बी मतलब मुझे तो नॉलेज नहीं है। जैसे आपने कहा मंगल दोष होना इजी है, लेकिन किस हाउस में वो ज्यादा इम्पेक्ट करता है आपको? तो जैसे अभी आपने कहा कि लोग पूजा करा लेते हैं या इसके रेमेडीज अपने आप से स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये कोई भी कर ले या उसको पहले अपनी कुंडली पर्टिकुलर किसी जोशी को, एस्ट्रोलॉजर को, किसी पंडित को दिखानी चाहिए कि हमें ये उपाय हम करना चाह रहे हैं, अपने आप से वो ना करें कि जी हमें तो मंगल दोष है, हम तो जाके जी ये पूजा कराए थे और हमारा खत्म हो गया सब। तो वो तो आई गेस नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहली बात तो ज्योतिष सीखनी पड़ेगी, आपको ये पता करने के लिए 4th हाउस, 8th हाउस, 7th हाउस है क्या चीज। करेक्ट। तो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें ये भी न्यू है, जैसा आपने बताया मंगल दोष होने से नहीं होता है, हाउसेस पर बहुत डिपेंड है। लेकिन फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छा ये हुआ, इसकी ये पूजा करवा देना, ये ठीक हो जाएगा, तो वो चीज नहीं कर, गलत है। क्योंकि आपको पहले तो सब ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, मैं इसको एक और चीज पे लेके चलता हूँ जी। भविष्यवक्ता नहीं मानता मैं, इन्हें हीलर मानता हूँ। ओके। हील करने वाला। करेक्ट। ठीक है ना? तो अब हील करने वाला है तो एज गुड एज डॉक्टर के आपने पैरासीटामोल जबरदस्ती 6 गोली खा ली तो साइड इफेक्ट होगा। बिल्कुल। तो आप डॉक्टर के पास गए, पैरासीटामोल की जरूरत ही नहीं है।
करेक्ट। भाई तुम सिंपल से एक एंटी एलर्जी खा लो, उससे हो जाएगा काम। तो सेम यहाँ पर है, आप सिम्टम बेस्ड हैं। आपको अगर मंगल दोष किसी समय जन्म हुआ बच्चे का और आपने उस पर पत्र पे लिख दिया कि मांगलिक है, तो अब आप सबसे दौड़ कर चलिए फलाने मंदिर में जाके मंगल दोष की पूजा करा आते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक अनुभवी ज्योतिषी ही उसको देख के बताएगा कि भाई ये मंगल दोष से आपको ये समस्या है या नहीं है, बिल्कुल, या इसका निवारण हुआ इसमें। तो आपको किसी एक योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना आवश्यक है कि भाई मंगल दोष का उपाय कराना है नहीं कराना है। सो मैं व्यूअर से भी कहना चाहूँगा, अपने आप से मत लीजिए डिसीजन, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उनसे पर्टिकुलर अपनी कुंडली दिखा के उनसे पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाए। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, काल सर्प दोष ये क्या है? मतलब मैंने बहुत जगह पढ़ा है लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे व्यूअर्स को भी हो सकती है, कुछ को नहीं होगी। आप थोड़ा बताएं इसके बारे में, ये है क्या? काल सर्प दोष जो है ये राहु केतु के वजह से बनता है। अच्छा। इसमें ये होता है कि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री आमने सामने बैठते हैं, यानी हमेशा आमने सामने बैठेंगे, मतलब कुंडली में ओके। कुंडली में आमने सामने ऐसे बैठेंगे। अच्छा। पहला भाव और सप्तम भाव, फिर दूसरा, ऐसे करके 12 भाव में ये कहीं भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे के सामने ही बैठेंगे। कभी भी ये अलग नहीं होंगे कि ये वो पहले भाव में छठे भाव में जी। और जब सारे ग्रह इसके बीच में आ जाते हैं राहु केतु के, ओके, तो उसे काल सर्प दोष कहा गया। ओके। अच्छा, इसमें काल सर्प दोष सुनते ही बहुत सारे लोग हैं डरने लग जाते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, अब तो जीवन में सब कुछ खराब ही होगा। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष जिसको लगता है उसे सर्पों का दोष हो जाता, सर्पों से भय हो जाता है, सांपों से डर लगता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि काल सर्प दोष लगने पर जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, कठिनाइयाँ, दिक्कतें आती हैं। अब काल सर्प दोष में बहुत तरह के काल सर्प दोष होते हैं। अब इसमें नया भी एक चला रखा है, आंशिक काल सर्प दोष। आंशिक कि जी 9 ग्रह में से 2 काल सर्प दोष हो गए जी और 6 बीच में बैठ गए, 1 निकल गया। तो हम नहीं मानते इन चीज़ों को जी। काल सर्प दोष में होगा तो सातों के सातों उसके साथ पीछे आ जाए। अच्छा। यानी उसके एक एंगल पे 180 डिग्री पर जब बैठे हैं तो सातों उसके एक आर्क में आ जाएंगे, इधर वाले में या इधर वाले में। मतलब कोई ये नहीं कि कोई निकल गया है, कुछ बच गया। अब इसके दोष में लोग बहुत जगह परेशान होते हैं। अब उसमें लोग त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा कराते हैं कि काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। उज्जैन जाते हैं, वहीं पे क्यों? मतलब क्योंकि शिव जी के पास ही इनका निवारण माना गया। अच्छा। जहाँ जहाँ शिवलिंग है, ओके, ज्योतिर्लिंग वहां पर इनका निवारण माना गया है। वो सीधी जगह है, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है, तो आप वहां जाके काल सर्प दोष का निवारण 12 जगहों में से किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अब आते हैं मेरी जानकारी या मेरा अनुभव जी। मैंने इसको अनुभव करा कि भाई काल सर्प दोष लग गया तो क्या होगा। करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, उसे काल सर्प दोष है। अब उसने जो डिग्रीज ली, एक समय के बाद हमें भी नहीं पता क्या क्या पढ़ा उसने, आज बड़ी टॉप पोजीशन पर बैठा है जी, बढ़िया हैप्पी लाइफ जी रहा है। तो काल सर्प दोष ने क्या करा। बिल्कुल। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, काल सर्प दोष है। अच्छा। धीरू भाई अंबानी, काल सर्प दोष है। तो ये सब इतने ऊंचे आपको ये लिस्ट ढूंढनी है, आप गूगल करो, आपको काल सर्प दोष के कौन कौन लोग इसमें से ग्रसित हैं, सारे नाम दिखेंगे, एक से एक महान लोग। तो मतलब ये अब्राहम लिंकन, सब आप गूगल पे सब ऐसे नाम मिलेंगे। लेकिन मैंने पर्सनली आपको सबसे बड़ा एग्जांपल अपने छोटे भाई का दिया। आप भी एक आध बार अनमोल जी मिल चुके होंगे जी, तो आप जानते हो क्या दिक्कत दिखती है। कुछ भी नहीं। तो काल सर्प दोष ने क्या करा, कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक ज्योतिषी थे, बहुत बड़े थे। अच्छा, इसमें ये पहले आपको एक और बात बताता हूँ। काल सर्प दोष में कहा जाता है कि काल सर्प दोष के ग्रसित लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे, मतलब एक जगह इकट्ठे हुए तो कहते छत गिर जाएगी। अच्छा, कुछ घटना घट जाएगी। मतलब असली में मिथ है, मतलब असली में कहते हैं लोग, कहते हैं।
तो उसके बारे में एक बहुत बड़े जोशी थे, उन्होंने ऐसे 400-500 लोगों को इकट्ठा करा एक साथ और उन्हें बस में बिठा के वो पहाड़ों पर घुमाने ले गए एक्सपेरिमेंट के तौर पर। एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और वहाँ गए, 3-4 दिन उन्होंने अपने खर्चे पे उन्हें घुमाया फिराया खिलाया पिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, वापस आ गया आराम वापस आ से। गए। अब हमने इसमें और गहन अध्ययन करा। अब कालसर्प दोष में क्या करता है, कभी कभी देखा गया, अब मान लीजिए मेरा भाई की मैं आपको जिक्र कर रहा था, बहुत सारी डिग्रीज दिखाई, जी डिग्री है उसके पास, तो उसके एजुकेशन हाउस में कालसर्प दोष लगा हुआ है, एजुकेशन पढ़ाई के घर में। और पढ़ाई उसने इतनी सारी कर ली, तो अब उसकी सारी डिग्रियों का प्रयोग वो जीवन में नहीं कर पा रहा है। अच्छा ओके, ऐसे नहीं करे इधर से ऐसे। कि मतलब आपके कि आपके कमी थोड़ी सी कर दी उसने। मतलब आपके उस हाउस में, पढ़ाई के हाउस में कालसर्प तो दोष दोष था, तो आप पढ़े हो आप जितना ही, लेकिन आप उसको पूरी लाइफ टाइम अपने कभी इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल कर नहीं रहे कर ज़्यादा। यानी पाते। आप अपने नौकरी में काम धंधे में कोई useful अगर नहीं 20 है। डिग्री कर ली तो उसका 2-3 डिग्रियों का इस्तेमाल और 7-8 डिग्री तो आपने शौक में कर ली, तो ये भी एक मतलब है ना। तो अच्छा, फिर हमने इस पे फर्दर रिसर्च करी, यार इतना पढ़ाई कैसे कर ली, क्योंकि मैंने कुछ कुंडलियाँ देखी जहाँ पर 5th हाउस में जो हमारे पढ़ाई का घर है वहाँ कालसर्प दोष लगा, तो वो तो 10वीं ऐसे आगे नहीं बढ़ा, हाँ तो ये आदमी डिग्रीज ले रहा है। तो फिर वही देखा, राहु केतु ने कुछ नहीं करा, फिर और सारे ग्रह थे ना, उन्होंने कि ना पढ़ाई के घर का मालिक क्या करने गया हुआ है, कहाँ पर किसके साथ बैठा है, वो क्या कर रहा है। अगर किसी के लगन में लग गया, शरीर लगन होता है शरीर पूरा, जी अब वहाँ पर कालसर्प दोष लग गया जी पत्नी का घर पे और खुद के घर पे, तो भाई इसका मतलब आपस में नहीं बनेगी, शरीर खराब रहेगा। अच्छा ऐसा नहीं हुआ, तो वो शरीर का मालिक जो है वो क्या कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। मैं यही चीज अभी मंगल दोष में भी यही कहना चाह रहा था, राहु केतु के कालसर्प दोष में भी यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ इन्हीं से डरने की जरूरत नहीं है कि राहु केतु का कालसर्प दोष लगा और आदमी अब 50,000 रुपये खर्च करता घूम रहा है अच्छा। किसी पंडित पे, कभी कहीं कि जी कालसर्प दोष हुआ इसलिए बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। सबसे आसान तरीका है, राहु से डरा दो, मंगल से डरा दो, केतु से डरा दो। राहु केतु से ही कालसर्प दोष है ना। हाँ, तो डरा दो मतलब कि भी कालसर्प दोष लगा हुआ, तेरा काम नहीं बन रहा। आप अच्छा, किसी के मतलब पास गए, किसी को आप ऐसे किसी डरा दिया। एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि मेरा काम नहीं बन रहा, जी, तो उसको और कुछ समझ नहीं आया, उसे कालसर्प दोष लगा, उसने वहीं पे लगा के आपको भेज दिया। एनालाइज करो। उसने अपना वो कर लिया प्रॉफिट, लेकिन आपसे उसे कोई मतलब नहीं है, आपको झूठे उसने फंसा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे उसे मिथ्स और क्रिएट, मतलब आपको वो परेशान है बंदा, वहम में डाल दिया। वहम में डाल दिया कि अब कालसर्प दोष अगर 10वें भाव और 4थे भाव पे लग गया, 10वें और 4थे भाव में, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, अच्छा, आप उच्च नेता बन सकते हो। राहु अगर ताकतवर हो गया तो आपको बहुत उच्च पद पर लेके जाएगा, मतलब और राहु के ही गुणों की वजह से बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन जाएगा। मतलब राहु आपको कंट्रोल कर सकता है। राहु छुपी हुई चीजों का मालिक है, छुपी हुई चीजें, चीजों का मालिक है, मतलब छुपी हुई चीजें, छुपी हुई ताकतें, अच्छा, असीम ताकत छुपी हुई जी है। बिल्कुल। इस तरीके से आप इसको, अगर आप ही तो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, कभी और भी बात करेंगे, तो मोटे तौर पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आज आपके इस शो में, कि जो छोटे छोटे मिथ हैं जिन्हें हमने बहुत बड़ा कर दिया, बिल्कुल, तो बेसिक हम समझा सकें कि भाई आप इससे ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कालसर्प दोष होगा तो जीवन का अंत हो गया, या जीवन में कुछ नहीं होगा। जी, और कोई ग्रह भी हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, सिर्फ कालसर्प दोष से नहीं हो रहा, सारे ग्रहों की कि मिली जुली ये चीजें, सत्ता है, तभी आपको उनसे देख के पता चलता है। आप सिर्फ एक ग्रह से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो रही सर कालसर्प दोष की बात जो हमने करी। ऐसे और भी मिथ्स हैं दुनिया में जिससे व्यूअर्स डरते हैं, ये तो कॉमन है, लेकिन इससे भी एक बहुत कॉमन मिथ जो आता है वो आता है 7.5 या ढैया लग जाना, और लोग बाग ऐसे हो जाते हैं कि यार हमारी तो 7.5 चल रही है इसलिए हमसे तो गुस्सा बहुत आता है, या तो ये क्या है? 7.5 और ढैया, जी, ये शब्द आते ही सबसे पहले शनि आ जाता है। अब शनि आ गया, 7.5 लग गई, तो समाज में सबसे पहले 7.5 चल रही है, मेरा नुकसान हो गया,
मेरे काम बिगड़ने शुरू हो गए, मेरी समाज में इज्जत कम हो रही है, मेरा पैसा कम हो रहा है, नुकसान हो रहे हैं, ये मन में लोगों के आ गया कि 7.5 आती ही मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा भाई, अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और शनि की ही ढैया होती है। ओके। अब पहले चलते हैं 7.5 पर। 7.5 जो है वो चंद्रमा से, यानी जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा है, जी, जिस राशि में, जी, उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद, एक राशि पहले एक राशि बाद जी, शनि की चाल पर 7.5 लगती है। ओके। और 7.5 में 2.5 साल के 3 पीरियड आते हैं। 2.5 साल के 3 पीरियड। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसलिए 2.5 साल चलेगा वहाँ पर। थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ, हर ग्रह की अपनी एक चाल है, हर ग्रह की। हर ग्रह की। जैसे मोटे तौर पर आप समझें, चंद्रमा 27 दिन में पूरी 12 राशियां पार कर लेता है, यानी 2.5 दिन में एक राशि पार कर लेता है, बहुत तेज चलता है। बुध जो है वो 30 दिन लगभग लगाता है, मंगल 30 से 40 दिन, शुक्र भी 30 से 40 दिन, सूर्य 30 दिन। तो ये सबकी चाल हैं, यानी ग्रह में ऊपर हमारे नक्षत्रों में ये घूम रहे हैं। तो शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है। अब आप धनु राशि वाले हैं, तो शनि जैसे ही वृश्चिक में आया, वृश्चिक राशि धनु से एक पहले आ गया वृश्चिक, तो 7.5 लग गई। अच्छा। यानी पहला चरण 2.5 साल का शुरू हो गया। अब 2.5 साल के बाद वो धनु में आ गया, क्योंकि धनु में चंद्रमा बैठा हुआ है, आपने वहीं से कैलकुलेट करा है। अब वहां पर अगले 2.5 साल चलेगा। उसके बाद मकर, तो एक साथ 3 राशियों की 7.5 हो गई। अच्छा। अगर वृश्चिक में किसी का चंद्रमा बैठा है तो उसकी हो गई, उसकी दूसरी हो गई। किसी का धनु में बैठा है तो वृश्चिक में उसकी पहली। अब धनु में चंद्रमा बैठा है और शनि वहां आया तो मकर की लग गई। करेक्ट, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये चलती हैं 7.5। और जीवन में 7.5 हर 30 वर्ष के बाद आएंगी। हर 30 वर्ष के बाद आएगी। एक जने की लाइफ में, एक व्यक्ति की लाइफ में, मतलब एक पूरे जीवन काल में कितनी बार आता है? अब इसका ये बड़ा सही सवाल है। सबसे पहले आपका जन्म अगर हुआ और उसी समय शनि की 7.5 का भोग्यकाल खत्म हुआ था, यानी गर्भ में ही, और आपका जन्म हो गया, तो अब हमने कुंडली देखी कि यार वृश्चिक में बच्चे का जन्म हुआ है और अभी अभी उसने मकर में पहुंच गया, यानी 7.5 खत्म। करेक्ट। तो वहां से जिस दिन वो 30 साल का होगा तब आएगी, तो पहली आएगी। अच्छा। फिर 30 साल के बाद 60 साल की उम्र में आएगी, फिर 90 साल, फिर 90 की में। लेकिन हर 30 साल में रिपीट होगी। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में 3 7.5 आती हैं, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में। और तीसरी 7.5 जो है बुढ़ापे में आती है। तो कहा गया कि तीसरी 7.5 और चौथी 7.5 तो दुर्लभ लोगों में आती है, चौथी तो को झेलना मुश्किल होता है। ठीक है। और जो जवानी की है वो बड़ी कठोर होती है, क्योंकि आप एक तरीके से अपनी मेहनत भी कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा जाता है। अब 7.5 में का तो ये हुआ। पहले तो मैं आपको ढैया और बता देता हूँ, फिर एक साथ इन सबका निर्णय समझाऊंगा। ढैया जो है वो चंद्रमा से चौथे घर और 8वें घर में जब शनि आता है, शनि हमारे लगभग 27 साल ले लेता है। ठीक है। तो आप अगर एक 75 साल की आयु ले लो, उसमें से लगभग 27 साल 30 साल निकाल दो, तो यानी हम शनि के चक्कर में ही घूम रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। अब डरते क्यों हैं? शनि को न्याय का राजा कहा गया, तो जब वो आया तो आपको न्याय देगा। शनि को मेहनत कराने वाला ग्रह कहा गया, तो आपसे मेहनत कराएगा, आपके कर्मों का फल देगा। अच्छा। आपको इंसानियत दिखाएगा, इंसान बनाएगा, और पूजा पाठ धर्म पे लगाने की कोशिश करेगा कि सब बुरे काम छोड़े, जो भी गलत कर रहे हो आप सही डायरेक्शन में हो। ये अब जब आपको मेहनत दोगुनी करानी शुरू कर दिया तो आप तो रोना शुरू हो गए कि पहले का कम मेहनत में पूरा सफल हो रहे थे, अब तो डबल मेहनत हो रही है और वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। जबकि शनि के बारे में ये कहा गया ये बुरा नहीं है, ये आपको उन 7.5 साल में
आपको मेहनत करना सिखा देगा, दुनिया की समझ दे देगा और आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाएगा कि ज़िंदगी चलने का रास्ता ये है। तो आपको लड़ना सिखाता है। न्याय दिखाता है। अच्छा, अब शनि आ गया तो उपाय कर लो, करने भी चाहिए, क्योंकि आपको वो कह ही रहा है कि धर्म, पूजा पाठ, बड़ों की सेवा करो। करेक्ट। तो सबसे बड़ा है कि भाई अपने बड़ों की सेवा करो, बुजुर्गों का अपमान मत करो। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भाई शनि मंदिर में जाके शनि को तेल चढ़ाओ, शनिवार को काले उड़द, सरसों का तेल, कीलें, काला सुरमा, काला कपड़ा ये दान करो। अच्छा। शनिवार को बरगद के नीचे, पीपल के नीचे दीपक जलाओ, मीठे पुओं का दान करो। ओके। काले कंबल भी तो, ये काला सब- कंबल राहु के लिए भी काम आ जाता है। ये सब उपाय हैं उपाय शनि हैं। कि शनि का मतलब मेहनत करवाए लेकिन थोड़ा फल भी मिल जाए, तो उसके लिए उपाय करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये तो उपाय की बात हुई, इसके अलावा एक और चीज़ छोटी सी बीच में बताता चलूँ कि शनि जो है किसी को नहीं छोड़ता। देव, इंसान, भगवान, कहता जीवन में सबके आऊँगा, सब समान। समान। तो ऐसे ही हमारे एक प्रचलित कथा है जो हम सुना करते थे अपने गुरुजी से कि एक बार शिव जी को पता लग गया कि भाई 7:30 आ रही है, शनि आ रहा है। जी। अपनी उन्होंने योग दृष्टि से देख लिया, तो उन्होंने क्या करा कि भाई मैं इसको हरा दूंगा। उन्होंने अपने सारे सेवकों को अलग अलग जगह भेज दिया, माँ पार्वती और बच्चों को मायके भेज दिया, और वो योग निद्रा में समुद्र की तलहटी में जाके बैठ गए। अच्छा। कि तो उन्होंने देख ले शनि आ रहा है तो मैं उससे बच जाऊंगा। बच जाऊंगा 7.5 साल। अब 7.5 साल के बाद उनको अपनी योग दृष्टि से पता लग गया कि भाई पीरियड समय पूरा हो गया शनि का, तो वो तलहटी से बाहर आए तो देखा शनि जा रहा था। अच्छा। तो उन्होंने आवाज़ मारी, हाँ भाई शनि महाराज मेरा क्या बिगाड़ा। तो कहते हैं प्रभु, न बीवी, न बच्चे, न नौकर, न चाकर, न खाना, न पीना, न सोना, अब इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ूंगा। और समुद्र के नीचे 7.5 साल। 7.5। तो प्रभु शिव भी हंस पड़े कि भाई तुम किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा जी प्रभु छोड़ना किसी को नहीं है। तो एक तरीके से या- उनकी वो 7.5 ही थी कि जो उन्हें इतने कष्ट मिले कि कष्ट वो मिले। कि तो अब उन्होंने उस कष्ट को कितने धैर्य से लिया, ये समझने वाली बात है। करेक्ट। फिर हंस के परेशान नहीं हुए, हंस के टाल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आ रहा है ना, आ जा, मैं अपने प्रबंध कर लूँ। तो अब जब आप एक योगी ज्योतिषी से पता कर लोगे कि 7.5 आ रही है, तो आप अपने जीवन को उस हिसाब से ढालना शुरू कर दो। बिल्कुल। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लो, बड़ों की सेवा कर लो, दान पुण्य कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिन भर माला फेरो। जी। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी हम क्यों करें पूजा। तो मत करो, मत करो। 5 मिनट तुम्हारे घर में कोई तो दीपक जलाता होगा, वहीं हाथ जोड़ लो। वहाँ जोड़ लो, अपने माता पिताजी को नमस्ते कर लो, पैर छू लो, इसमें तो कोई बुराई नहीं। 100% नहीं आप, लेकिन 1% तो कर ही सकते हो। नहीं, इसी में तुम्हारा 100% हो गया। बिल्कुल। अब आते हैं कि ये 7.5 के हिसाब से उपायों में एक सबसे प्रमुख उपाय है हनुमान जी की सेवा। 7.5 का हनुमान जी से क्या क्या लेना देना। वही सब बताता हूँ। शनि के उपायों में एक है कि हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान जी के दर्शन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शनिवार को 12 बजे से पहले हनुमान जी के दर्शन करो, या कहीं कहीं जगह कहा जाता है हनुमान जी के शनिवार को पूरे पूरे दिन दर्शन करो। तो अब इसमें यह है कि भाई हनुमान जी का क्या संबंध है शनि से। जी। तो संबंध ये है कि कहते हैं कि जब रावण ने शनि को कैद कर रखा था, रावण ने शनि को कैद कर रखा। रावण बहुत बलशाली था। वो इतना बलशाली था कि उसने 9 के 9 ग्रह बंदी कर रखे थे। अच्छा। 9 ग्रह उसके काबू थे। क्यों, मतलब ऐसा उसकी ताकत थी, उसने अभी अपने आपको अहंकार दिखा- में चूर था। कि मेरे 9 ग्रह मेरे बंदी मेरे हैं। से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अच्छा। तो उसने कैदी बना रखा कैदी बना रखे थे। तो जब हनुमान जी ने लंका दहन करी, जी। शनि को छुड़ा दिया, तो शनि बहुत खुश हुए। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि प्रभु हनुमान, आपने मुझे छुड़ाया है, तो मैं आपको, आप बोले मुझे।
कि आपकी क्या? नहीं, मैं आप बोले मुझे कि भाई मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा कि जो मेरा भक्त होगा उसको तुम कुछ नहीं कहोगे। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो तब से कहा जाता है हनुमान जी की सेवा करो तो 7.5 का असर कम होगा। जी। अब एक और इसमें कथा है, वो ये है कि भाई शनि को तेल क्यों चढ़ाते हैं जी। और शनिवार का दिन का क्या है। शनिवार दिन का मतलब मेरे जो हनुमान सुने जी कि से- आधा दिन शनिदेव का होता है, आधा दिन हनुमान जी का होता है। ये क्या चीज़ है? ये इसमें ये एक और है, कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बुजुर्ग थे, वो जंगल में बैठे हुए श्री प्रभु राम की आराधना कर रहे थे और शनि बड़े घमंड में चूर जंगल में आया तो उसने उनको धमकाना शुरू करा, हे वानर बीच में से हटो। उन्हें पता नहीं था हनुमान जी। हनुमान जी अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, अपने प्रभु श्री राम की याद में मैं उनका भजन कर रहा हूँ। उन्होंने श्री राम को भी गाली दे दी। हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो ये गलत बात कर रहे हो। तो उसने कहा मुझे जाना है। तो हनुमान जी ने फिर भी धैर्य का परिचय देते हुए कहा मेरी पूंछ हटा दो और निकल जाओ। उन्होंने पूंछ उठाई तो हिली नहीं, और जैसे ही हिली नहीं थी और शनि को भान हो गया ये तो प्रभु राम के भगत, सबसे बड़े भगत श्री हनुमान है। उन्हें सब ध्यान आ गया, लेकिन तब तक हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में जकड़ा और पहाड़ों पे पटका, जमीन पे पटका और खूब पटका। अब शनि महाराज ने उनको चीखा कि महाराज माफ़ कर दो। उन्होंने कहा भाई तू माफ़ी योग्य तो है ही नहीं, तेरा अहंकार इतना ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। उसने कहा नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा भाई शर्त है मेरी। मैं क्या? जो मेरे प्रभु श्री राम का भक्त होगा उसे कुछ नहीं कहेगा, जो मेरा भक्त होगा उसे कुछ नहीं कहेगा, जो तेरा शनिवार है उस दिन जो मेरी भक्ति करेगा तू उसे कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। और तेरा आधा दिन मैंने ले लिया। अच्छा, तब ये तो उसने कहा कि मंजूर, ले लो जी। ले लो, छोड़ो मेरी जान। हनुमान जी ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो लहूलुहान हुआ हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराज अब तो मेरे इतने घाव हो गए, मैं क्या करूं। तो उन्होंने उस पर सरसों का तेल डाल दिया। ओके। किससे तेरे घाव में आराम मिल जाएगा। तब हनुमान जी ने कहा जो तेरे पे सरसों के तेल का स्नान कराएगा तो उसे भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तेरे घाव हर रहा है घाव वो। हर रहा है। तो ये कुछ हमारे कहानियां हैं, हमारे ग्रंथों में तब है। से फिर शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाना के है, हनुमान जी के दर्शन है। जी जी। 7.5 के सबसे प्रमुख रामबाण उपाय हनुमान जी हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको इसके अंत में ये कहूँगा, ढैया है 7.5 से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत करते रहो, टफ टाइम होगा, सबकी लाइफ में टफ टाइम आएगा, लेकिन आप घबराओ नहीं। और एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिकली बहुत लोगों से सुनी समझी अपनी ज्योतिष के समय में, कि 7.5 निकलने के बाद लोग कहते हैं वो समय अच्छा था। बहुत लोगों से पूछा ऐसा क्यों, मतलब ऐसा यूं क्यों कि कहते हैं? शनि उस समय मेहनत तो बहुत करा रहा है, नहीं, फल भी दे रहा है। फल भी दे रहा है। एक और प्रचलित है, चढ़ती हुई शनि की 7.5 यानी शुरुआत हुई है थोड़ी हल्की होती है, जो बीच के 2.5 साल होते हैं बहुत टफ होते हैं, और आखिरी उतरती हुई होती है। एक ये भी कहा जाता है, एक ये भी कहा जाता है उतरता हुआ आखिरी साल बहुत भारी होता बहुत भारी होता है। कर्जे में डालने की कोशिश करेगा, काम धाम खराब करेगा, प्रेशर डालेगा। लेकिन मैंने तो ये फील करा है, खुद की 7.5 भी आई जी। बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन मेरे को जीवन में जो मिला वो सारा 7.5 में मिला। मतलब इससे तो मैं भी एग्री करूंगा आपसे कि जो मिला 7.5 में। जो मेरे साथ भी, मतलब मैंने भी ये नोटिस किया है, जब मेरी भी थी तो जितने मुकाम छूने थे वो मैंने भी अपने 7.5 में छुए। तो इसलिए मैं सबको ये कहूँगा 7.5 से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में ये एक दौर है, इसको एंजॉय करो, घमंड नहीं करना, इंसानियत रखनी अपने अंदर, तो 7.5 कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल। और एक और बता देता हूँ, कुंभ राशि पे 7.5 है, मित्र रहेगी, दिक्कत नहीं देगी। दिक्कत नहीं देगी। और सिंह राशि वाले के ऊपर 7.5 को तो दुगना तेज से असर करेगी। ऐसा क्यों, मतलब यही 2 राशियां क्यों? कुंभ तो उसकी खुद की राशि है शनि की, अच्छा, तो तो इसलिए अपने घर को खराब कोई नहीं करता। करेगा। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य से उसकी शत्रुता, तो सूर्य के वजह से, क्योंकि सूर्य उनके पिता, ये पुत्र, इसलिए इसलिए शनि सूर्य को शत्रु मानता है।
तो ये भी एक हमारी कहानियों में कथा है, फिर कभी मौका मिला तो आपको वो भी बिल्कुल सुनाऊंगा। बिल्कुल। तो ये टोटल ढैया 7.5 का है, तो मैं सबसे कहूँगा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया, उन्हें समझ भी आया होगा। सर जैसे ये अभी हमने इतने सारे टॉपिक से बात जो आज के की मतलब जेनजी लोग बच्चे हैं या जेनजी लोग हैं जिसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे साथ ये चल रहा है या ये चल रहा है, उन्हें कब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और कैसे फाइंड आउट करना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज के टाइम में इतनी ऐप्स आ गई हैं कि आप वहाँ पर अपना डाटा तो फीड करके अपनी कुंडली देख सकते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला कोई ईजिली नहीं मिलता है, और वो समझा भी रहा है तो वो सही समझा रहा है या नहीं, इस पर हम कैसे विश्वास करें जिससे हम कनेक्ट भी कर रहे हैं? देखो, जैन जी हो या कोई भी जनरेशन हो, हमारे समाज में हजारों साल पुरानी ये विधा है और हमारे जनमानस में बहुत गहरे है। आप जीवन के जितने महत्वपूर्ण कदम पे बढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े हुए महसूस करते हो। जन्म हुआ, कोई मैं ऐसा घर नहीं जानता जो कहेगा चलो कुंडली पूछ लेते हैं। दूसरा, शादी, करेक्ट, यार मिला लो, पूछ लो, बहुत बड़ा डिसीजन है। डिसीजन है। किसी घर में मिसहैप हो रहा है या बहुत बीमार है, भाई पूछ लो। यानी आप ज्योतिष में तो घिरे हुए हो। बिल्कुल। और कुछ ना हो तो अब अगर सिंपल सी बात करें, घर में इतनी सारी रीति रिवाज बनी हुई हैं, अरे भाई बुधवार को ये नहीं करना, बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, किसी घर में ये कहा जा रहा है, किसी घर में कुछ कहा जा रहा है क्या? ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी ही हो रही है। करेक्ट, किसी ने बताया तभी हो रहा है। अब आते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आजकल ऐप्स इतनी हैं, मैं मना नहीं करता, बहुत बढ़िया ऐप्स हैं। उन ऐप पर आपका बेसिक कैलकुलेशंस का डेटा बढ़िया आएगा, कुंडली बहुत बढ़िया बनेगी। क्योंकि जो हाथ से बनाने में हमें 3-3, 5-5 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं, तो वो ऐप में आपको क्लिक में ही हो गया काम। लेकिन उसको ये जानना कि इसकी भाई इसको पढ़ के बताने वाले या बताया क्या जाए, तो उसको पढ़वाने के लिए योग्य एस्ट्रोलॉजर ही चाहिए। पहला, ऐप में आपका भविष्यफल दिखा देगा, लोग खूब पढ़ते हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं, क्या मोबाइल में, ये तो हर कोई पढ़ता है। लेकिन जो ज्ञान मनुष्य के दिमाग में है, जो इतनी किताबों को पढ़ने के बाद आता है, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही उसको आपको दिखवानी चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन? मैं ये मानता हूं कि सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि वहां पर आपने सिर्फ एक सवाल करना है सबसे, कि महाराज ना पिछला जानना ना अगला, अगले 4 से 6 महीने कैसे बीतेंगे मुझे यही बताओ बस शॉर्ट, बस उतना सा जानो और अपने जीवन को आगे बढ़ा दो। बिल्कुल, कि भाई 6 महीने में मुझे बहुत मेहनत करनी है। बिल्कुल, बढ़िया, वो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, वो बताएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है, चलो नग पहना देगा, कुछ है, लेकिन आप इस तरह से आगे बढ़ो ना। जैन जी भी यही करती है कि महाराज बस ये बता दो 1 करोड़ कब आएंगे। अब हमने कहा कि 52 साल की उम्र में आएंगे, महाराज क्या बात कर दी, 52 में तो हम बुढ़े हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, जो है वो है। क्वेश्चन भी तो मतलब जेन्युइन होना चाहिए ना। तो आप एस्ट्रोलॉजर से ढंग का सवाल पूछे। मेरे पास आज तक एक आदमी नहीं आया जिसने पूछा हो कि मोक्ष कैसे मिलेगा। 4 या 5 सवाल लेके आ जाते हैं और घुमा फिरा के पैसा पैसा पैसा, कि जॉब में अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा, हर जगह पैसे से तो बस अगर अच्छा नहीं चल रहा तो 6-6 महीने की प्रेडिक्शन लो ना। करेक्ट, कि 6 महीने में मुझे महाराज कैसे मेहनत करनी है, मुझे ये बताओ, उसकी डायरेक्शन दो, उसके लिए आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो मैं किसी के ज्ञान को चैलेंज नहीं करता, मैं मान के चलता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है सब पे ज्ञान पूरा है। बिल्कुल, ये आपको सोचना है, आपकी स्वविवेक ने सोचना है कि वो मेरे लायक है या नहीं है, या मुझे उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मैं तो यही अंत में कहूँगा कि आप सब एक योग्य ज्योतिषी को ढूंढें, तो वो सारे योग्य ही मिलेंगे, लेकिन आपने उनसे सवाल तो सही पूछें। बिल्कुल, तभी सही आंसर सही आंसर मिलेगा। अगर आप पहले वो जो पहले आप करे जाएं कि नहीं महाराज बस मुझे तो अब IAS बना दो, भाई तुम पढ़ते हो नहीं, IAS बनोगे कैसे? मतलब
जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों से, आप जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप वो सुनना पसंद मत करें जो आप सुनना चाहते हैं। आप वो सुनना पसंद करें जो वो बता रहे हैं, क्योंकि तभी आप उस चीज़ को आगे अपनी लाइफ में लेके जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सर आज के एपिसोड में। थैंक यू अनमोल जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बिल्कुल, आपने आज बुलाया, मैं आप बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आपके इस शो पे मैं आया और अपनी 2 बातें रख सका। आप फिर बुलाएंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने यूजर्स से, अगर आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे आज का पॉडकास्ट देख के, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।